मेरी पहली सोच थी कि फ्रैक्टल की तुलना भारत की बड़ी आईटी कंपनियों जैसे टीसीएस या इन्फोसिस से की जाए और दिखाया जाए कि फ्रैक्टल उनसे अलग कैसे है। ये एक अच्छी शुरुआत है, पर इसमें एक खतरा भी है। अच्छा। टीसीएस और इन्फोसिस से तुलना करने पर आप फ्रैक्टल को एक आईटी सर्विस कंपनी के चश्मे से देखने लगते हैं, जबकि उसकी असली कहानी एआई प्रोडक्ट कंपनी होने की है। पॉइंट है। मेरे हिसाब से ज्यादा मजबूत तर्क तब बनेगा जब हम इसकी तुलना वैश्विक प्योर प्ले एआई कंपनियों से करें। हमें देखना होगा कि जब स्नोफ्लेक, पैलेंटियर या C3.ai जैसी कंपनियां लिस्ट हुई थी, तो क्या उन्हें भी ऐसा ही प्रीमियम मिला था? ये एक बहुत दिलचस्प पॉइंट है, लेकिन इसमें एक पेंच भी तो है। C3.ai का उदाहरण लें तो लिस्टिंग के बाद उसका शेयर तो बुरी तरह गिरा है। हम्म अगर हम उसका उदाहरण देंगे तो क्या भारतीय निवेशक फ्रैक्टल से डर नहीं जाएंगे? कहीं ये हमारे तर्क को कमजोर तो नहीं कर देगा? ये एक बहुत बहुत जरूरी सवाल है, और यही एक अच्छे विश्लेषण की पहचान है। वो सिर्फ आसान जवाब नहीं देता। सही। हमें C3.ai का उदाहरण देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन उसके गिरने की वजह भी बतानी चाहिए। हमें समझाना होगा कि क्या C3.ai के बिजनेस मॉडल में कोई कमी थी या उनका वैल्यूएशन जरूरत से ज्यादा था। अच्छा। ये चर्चा करने से हमारा विश्लेषण और गहरा हो जाएगा। हम पाठक को बता सकते हैं कि एआई प्रीमियम एक दो-धारी तलवार है। ये आपको शानदार रिटर्न दे सकता है, जैसा स्नोफ्लेक के केस में हुआ, या आपका पैसा डुबो भी सकता है, जैसा C3.ai के साथ हुआ। मतलब हम एक ज्यादा मैच्योर फैसला लेने में निवेशक की मदद कर रहे हैं। बिल्कुल। हम सिर्फ अच्छी अच्छी बातें नहीं कर रहे, बल्कि एक संतुलित तस्वीर पेश कर रहे हैं। और फिर इस तुलना को फ्रैक्टल के बिजनेस मॉडल से भी जोड़ना पड़ेगा, है ना? एग्जैक्टली। लेख में fractal.ai और फ्रैक्टर अल्फा, इन दो सेगमेंट्स का जिक्र है। यहीं पर तो एआई प्रीमियम की असली कहानी छिपी है। fractal.ai उनका पारंपरिक सर्विस बिजनेस है, जो लोगों पर निर्भर है। ज्यादा कमाई के लिए ज्यादा लोग चाहिए। लेकिन फ्रैक्टल अल्फा, वो उनका प्रोडक्ट बिजनेस है। राइट। एक बार प्रोडक्ट बन गया तो उसे 10 क्लाइंट्स को बेचे या 10,000 को। लागत उतनी तेजी से नहीं बढ़ती। इसी को स्केलेबिलिटी कहते हैं। और यही इस कंपनी को इन्फोसिस से अलग बनाता है। बिल्कुल। और यही ऊंचे वैल्यूएशन को सही ठहराता है। विश्लेषण को ये कनेक्शन बहुत साफ तौर पर बनाना चाहिए था। मैं समझ गई। यानी वैश्विक तुलना से एक कॉन्टेक्स्ट सेट करें और फिर बिजनेस मॉडल की गहराइयों में जाकर उस प्रीमियम को जस्टिफाई करें। हाँ, तब ये सिर्फ एक ब्रोकरेज की राय नहीं, बल्कि लेखक का अपना मजबूत तर्क बन जाएगा, और पाठक आप पर भरोसा करने लगेगा। ठीक है, तो मान लीजिए हमने एआई प्रीमियम की कहानी को मजबूत कर दिया, लेकिन ये बिजनेस मॉडल जो प्रीमियम को सही ठहराता है, अपने साथ कुछ खास तरह के जोखिम भी तो लाता है। मुझे लगा कि लेख ने जोखिमों और अवसरों को जोड़ने का एक बहुत बड़ा मौका गंवा दिया। वो बस एक लिस्ट की तरह लगते हैं। ये अच्छा है, ये बुरा है। आपने बिल्कुल नब्ज पकड़ ली। एक अच्छा एनालिस्ट डॉट्स को कनेक्ट करता है। हाँ। ये विश्लेषण डॉट्स तो देता है, पर उन्हें जोड़कर कोई तस्वीर नहीं बनाता। एक तरफ लिखा है कि कंपनी प्रॉफिट में लौट आई है, दूसरी तरफ लिखा है कि अमेरिका पर बहुत ज्यादा निर्भरता है। ये दोनों बातें एक दूसरे को कैसे प्रभावित करती हैं? कोई जिक्र नहीं है। पाठक को खुद ही अंदाजा लगाना पड़ता है। तो इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? जैसे लेख में एक पॉइंट है कि आईपीओ से मिले पैसों का एक बड़ा हिस्सा अमेरिकी सब्सिडरी का कर्ज चुकाने में इस्तेमाल होगा। हाँ, मैंने भी पढ़ा। क्या हम इसे अमेरिका पर निर्भरता वाले जोखिम से जोड़ सकते हैं? हालांकि पहली नजर में तो ये एक सामान्य फाइनेंशियल हाउसकीपिंग जैसा ही लगता है। ये हाउसकीपिंग से कहीं ज्यादा है। ये एक स्ट्रैटेजिक चाल हो सकती है। अच्छा, कैसे? सोचिए, कंपनी का लगभग 80% रेवेन्यू अमेरिका से आता है। ये एक जोखिम है। अब अगर वो उस मार्केट में अपना कर्ज कम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो अपनी बैलेंस शीट को मजबूत कर रहे हैं। क्यों? ताकि अगर अमेरिका में मंदी आए तो वो उसे झेल सके। या शायद वो वहां किसी कंपनी को खरीदने की तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए अपनी फाइनेंशियल पोजीशन सुधार रहे हैं। ये वाकई एक मजबूत कनेक्शन है। जब हम आईपीओ के पैसे के इस्तेमाल को कंपनी के सबसे बड़े जोखिम के जवाब के तौर पर देखते हैं, तो विश्लेषण अचानक ज्यादा स्मार्ट और गहरा लगने लगता है। बिल्कुल सही। एक और जोखिम जिसका जिक्र है वो है एग्जीक्यूशन रिस्क। ये शब्द इतना आम है कि इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता। हर बिजनेस में एग्जीक्यूशन रिस्क होता है। सही सवाल। और विश्लेषण को भी यही सवाल पूछना चाहिए था।
फ्रैक्टल के लिए इसका क्या मतलब है? देखिए, फ्रैक्टल के संदर्भ में एग्जीक्यूशन रिस्क बहुत अनोखा है। वो एक ही छत के नीचे दो अलग-अलग कंपनियां चलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक सर्विस कंपनी यानी fractal.ai, जिसका कल्चर रिलेशनशिप आधारित होता है, और एक प्रोडक्ट कंपनी फ्रैक्टल अल्फा, जिसका कल्चर ग्रोथ और मार्केटिंग पर केंद्रित होता है। ये तो दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं। बिल्कुल। तो क्या एक ही लीडरशिप टीम इन दोनों को एक साथ संभाल सकती है? क्या सर्विस वाले लोग प्रोडक्ट वालों को सपोर्ट करेंगे या उनमें लड़ाई होगी? ये है असली एग्जीक्यूशन रिस्क। जब आप जोखिम को इतना विशिष्ट बना देते हैं तो पाठक को कंपनी की चुनौतियों की असली समझ मिलती है। एग्जैक्टली। और शायद एक और जोखिम है जिस पर बात ही नहीं हुई, टैलेंट को बनाए रखना। बेहतरीन पॉइंट। एआई इस वक्त दुनिया का सबसे हॉट सेक्टर है। फ्रैक्टल के टॉप इंजीनियरों और डेटा साइंटिस्ट्स को गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या कोई भी स्टार्टअप कभी भी ज्यादा पैसे देकर उठा सकता है। इस टैलेंट वॉर से लड़ने की कंपनी की क्या रणनीति है? इसके बिना ग्रोथ कैसे आएगी? ये जोखिम शायद अमेरिका पर निर्भरता से भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि एआई कंपनी की असली संपत्ति तो उसके लोग होते हैं। इस पर चर्चा न करना एक बहुत बड़ी चूक है। तो देखिए, अब हमारी बातचीत में जोखिम और अवसर एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। प्रोडक्ट बिजनेस एक अवसर है, लेकिन वो तभी सफल होगा जब आपके पास टॉप टैलेंट हो, जो एक जोखिम है। और आप उसे सही तरीके से मैनेज कर पाएं, जो एग्जीक्यूशन रिस्क है। हाँ, ये कहानी है, चेकलिस्ट नहीं। तो हमने अब तक कहानी के क्या और कैसे पर बात कर ली है, लेकिन एक लंबी अवधि के निवेश के लिए, खासकर एआई जैसी तेजी से बदलती फील्ड में, आप सिर्फ बिजनेस मॉडल पर दांव नहीं लगाते, आप लोगों पर दांव लगाते हैं। हाँ। और मुझे लगा कि इस विश्लेषण से इंसान पूरी तरह गायब थे। 100% सहमत। लेख बताता है कि कंपनी साल 2000 में शुरू हुई थी, लेकिन ये नहीं बताता कि इसे किसने शुरू किया और आज कौन चला रहा है। सही। उनके संस्थापकों श्रीकांत वेलमकन्नी और प्रणय अग्रवाल का विजन क्या है? एआई की दुनिया में उनकी क्या साख है? जब आप किसी कंपनी में 10 साल के लिए पैसा लगाने की सोच रहे हैं, तो आप सिर्फ आज के नंबर नहीं देखते। आप ये देखते हैं कि क्या कैप्टन जहाज को सही दिशा में ले जा पाएगा? बिल्कुल। इस मानवीय पहलू के बिना विश्लेषण आत्मा के बिना शरीर जैसा लगता है। लेकिन इसे लेख में कैसे शामिल किया जाए बिना उसे किसी की बायोग्राफी बनाए? हमें फैक्ट्स पर टिके रहना है, किसी की तारीफों के पुल नहीं बांधने। अरे बहुत आसान है, बस 2-3 लाइनें संस्थापकों की पृष्ठभूमि पर। जैसे क्या वो टेक्नोलॉजी के विशेषज्ञ हैं या बिजनेस के? उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है? उदाहरण के लिए, क्या उन्होंने पहले भी कोई कंपनी बनाकर बेची है? ये छोटी छोटी बातें निवेशक के भरोसे को बहुत बढ़ा देती हैं। इससे पता चलता है कि कंपनी मजबूत और अनुभवी हाथों में है। हाँ। और उनके भविष्य के विजन के बारे में क्या? आईपीओ के दस्तावेजों में एक उद्देश्य लिखा है, इनऑर्गेनिक ग्रोथ के अवसर तलाशना। बहुत ही कॉर्पोरेट भाषा है। इसका असल में क्या मतलब हो सकता है? यहीं पर एक एनालिस्ट का काम अटकलें लगाना होता है, लेकिन समझदारी भरी अटकलें। इनऑर्गेनिक ग्रोथ का मतलब है दूसरी कंपनियों को खरीदना। तो सवाल यह है कि फ्रैक्टल किस तरह की कंपनियां खरीद सकता है? बिल्कुल। क्या वो डेटा इंजीनियरिंग की कोई कंपनी खरीदेंगे ताकि उनका बेस मजबूत हो, या फिर वो हेल्थ केयर या फाइनेंस जैसे किसी खास सेक्टर में काम करने वाली छोटी एआई कंपनी को खरीदकर उस सेक्टर में अपनी पकड़ मजबूत करेंगे? अगर हम इस पर अनुमान लगाते हैं तो हम पाठक को कंपनी के भविष्य की रणनीति की एक झलक दे रहे हैं। हाँ, हम उन्हें सोचने के लिए एक दिशा दे रहे हैं कि ये कंपनी आज से 5 साल बाद कैसी दिख सकती है। और ये लंबी अवधि के निवेशकों के लिए बहुत जरूरी जानकारी है। उनके लिए तो ये सोने जैसा है। वो जानना चाहते हैं कि क्या मैनेजमेंट सिर्फ आज के बारे में सोच रहा है या उनके पास अगले दशक का कोई प्लान है, और अधिग्रहण की रणनीति उस प्लान का सबसे बड़ा संकेत होती है। तो अगर हम पूरी बातचीत को समेटें तो ऐसा लगता है कि एक अच्छे विश्लेषण को सिर्फ जानकारी देने से आगे जाना होगा, उसे एक मजबूत कहानी बुननी होगी। हाँ, और उस कहानी के 3 मुख्य हिस्से हैं। पहला है एक आकर्षक हुक, जो इस केस में एआई प्रीमियम है। आपको इसे मजबूत तर्कों और वैश्विक उदाहरणों के साथ साबित करना होगा। दूसरा हिस्सा है उस कहानी को हकीकत की जमीन पर उतारना, यानी ये दिखाना कि बिजनेस मॉडल कैसे उस प्रीमियम को सपोर्ट करता है, और साथ ही उस मॉडल से जुड़े जोखिम क्या हैं और कंपनी उनसे कैसे निपट रही है। जोखिम और अवसर को अलग अलग नहीं, बल्कि एक ही कहानी के हिस्से के तौर पर पेश करना। बिल्कुल।
और तीसरा और सबसे जरूरी हिस्सा है उस कहानी को एक मजबूत किरदार देना। वो किरदार है कंपनी की लीडरशिप। हाँ, उनका विजन, उनका अनुभव और भविष्य के लिए उनकी रणनीति। वही तो, वो गोंद है जो इस पूरी निवेश कहानी को एक साथ जोड़कर रखती है। तो कुल मिलाकर इस विश्लेषण को बेहतर बनाने के लिए 3 मुख्य सुझाव हैं। पहला, एआई प्रीमियम की धारणा को वैश्विक उदाहरणों और बिजनेस मॉडल की बारीकियों के साथ मजबूत करें। दूसरा, जोखिम और अवसरों को अलग-अलग बताने के बजाय उन्हें एक दूसरे से जोड़कर एक सुसंगत कहानी पेश करें। सही। और तीसरा, वित्तीय आंकड़ों के अलावा कंपनी के नेतृत्व की दृष्टि और भविष्य की योजनाओं पर भी रोशनी डालें, ताकि लंबी अवधि के निवेशक एक बेहतर फैसला ले सके। ये सुझाव इस विश्लेषण को, जो पहले से ही जानकारी से भरपूर है, एक असाधारण पीस बना सकते हैं। यह इसे सिर्फ क्या से क्यों और आगे क्या तक ले जाएगा। हमें यह देखने में खुशी होगी कि इन बदलावों के बाद यह कैसा स्वरूप लेता है। आप अपना संशोधित काम हमें फिर से भेज सकते हैं